रहे थे। समुद्र की लहरें अब सिर्फ लहरें नहीं रहीं, वे मानो पहाड़ बन चुकी थीं। कैप्टन सोहन सिंह ने खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों ने आसमान को निगल लिया था। इंजन की हालत बताओ। कैप्टन की आवाज में अनुभव था, लेकिन इस बार चिंता भी छुपी नहीं थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा। पूरा जहाज कांप उठा। सर, एक नहीं, दोनों इंजन जवाब दे रहे हैं। चीफ इंजीनियर राजेश वर्मा की आवाज कांप रही थी। जहाज समुद्र रानी, जिस पर सैकड़ों यात्री सवार थे, अब खुले समंदर में बेकाबू हो रहा था। 5 दिन पहले मुंबई का बंदरगाह हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। सीटी बजाते जहाज, भागते मजदूर और समंदर की नम हवा। इन्हीं सब के बीच एक दुबला पतला 10 साल का बच्चा प्लास्टिक की बोतलें बीन रहा था। नाम था सुधीर। फटे कपड़े, धूल में अजीब सी चमक। वो रोज सुबह 6 बजे आता, जहाज़ों के आसपास पड़ी बोतलें उठाता और शाम तक कबाड़ी को बेच देता। अरे छोटा कबाड़ी! मजदूर हंसते थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि सुधीर सिर्फ बोतलें नहीं बीनता, वो इंजन की आवाज़ें सुनता था। कभी बुदबुदाता, इस जहाज़ का इंजन ठीक नहीं, ऑयल प्रेशर कम है। और अजीब बात यह थी कि अक्सर उसकी बात सच निकलती थी। अरे सुधीर! एक भारी आवाज़ गूंजी। ये थे दिलीप चौधरी, चौधरी शिपिंग कंपनी के मालिक। एक समय जिनके पास दर्जनों जहाज थे, आज सिर्फ कुछ ही बचे थे। जी सेठ जी! सुधीर दौड़ कर आया। दिलीप चौधरी ने उसे गौर से देखा। पल भर के लिए उनका दिल अटक गया। ये चेहरा कहीं देखा है, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। आज मेरा जहाज समुद्र रानी आ रहा है, अंदर सफाई कर देना। जी। दिलीप चौधरी का व्यवहार बच्चों के साथ हमेशा नरम रहता था। शायद इसलिए क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। उनका बेटा अभय चौधरी एक समुद्री तूफान में हमेशा के लिए खो गया था। दोपहर होते होते समुद्र रानी बंदरगाह पर आ लगी। 3 मंजिला विशाल जहाज। सुधीर बोरा उठाकर अंदर घुसा। जैसे ही उसने डेक पर कदम रखा, उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो सफाई में लग गया। समय का अंदाजा ही नहीं रहा। अचानक इंजन की भारी गूंज। सुधीर घबराकर बाहर भागा। बंदरगाह दूर जा चुका था। अरे ये क्या? तू यहां क्या कर रहा है बेटा? पीछे से आवाज आई, कैप्टन सोहन सिंह। सुधीर की आवाज कांप गई। कैप्टन साहब, जहाज चल पड़ा। कैप्टन ने गहरी सांस ली। अब वापस जाना मुश्किल है। अगला स्टॉप गोवा। सुधीर का दिल बैठ गया। उसी पल समंदर के ऊपर काले बादल घिरने लगे। हवा की रफ्तार बढ़ रही थी। कैप्टन ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाए, ये मौसम ठीक नहीं लग रहा। और बहुत दूर समंदर के बीच एक तूफान उनकी किस्मत का इंतजार कर रहा था। समंदर अब शांत नहीं था। हवा की सीटी तेज होती जा रही थी और जहाज के चारों ओर लहरें दीवारों की तरह उठने लगी थीं। समुद्र रानी गोवा की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मौसम कुछ और ही इशारा कर रहा था। सुधीर डेक के कोने में खड़ा था। नजरें समंदर पर थीं, लेकिन दिमाग में अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं? ये डर, ये आवाजें, ये लहरें। घबराओ मत बेटा। पीछे से कैप्टन सोहन सिंह की आवाज आई। सुधीर चौंका। कैप्टन साहब, मुझे डर नहीं लग रहा, बस अजीब सा लग रहा है। कैप्टन ने उसे ध्यान से देखा। वही आंखें, वही मासूमियत। उनका दिल अनजाने में भारी हो गया। शाम ढलते ढलते समुद्र और उग्र हो गया। यात्री अपने अपने केबिन में चले गए थे। कई लोग भगवान का नाम ले रहे थे। सुधीर जहाज के गलियारों में घूम रहा था। हर मोड़, हर सीढ़ी उसे बिना पूछे रास्ता याद आ रहा था। रेस्टोरेंट दाईं तरफ, कैप्टन केबिन ऊपर। वो खुद चौंक गया। मैं ये सब कैसे जानता हूं? उसने खुद से सवाल किया। कैप्टन सोहन सिंह अपने केबिन में मौसम रिपोर्ट देख रहे थे। चेहरा गंभीर था। तूफान का रास्ता बदल गया है, उन्होंने खुद से कहा। उसी वक्त सुधीर दरवाजे पर आकर रुक गया। कैप्टन साहब, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? आओ बेटा। सुधीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप दिलीप चौधरी सेठ जी को जानते हैं ना? कैप्टन का चेहरा अचानक बदल गया। आंखों में पुराना दर्द उतर आया। हां, बहुत अच्छे से जानता हूं। उनका बेटा अभय। सुधीर का दिल तेज धड़कने लगा। वो कैसा था? कैप्टन की आवाज भर्रा गई। बहुत होशियार, मशीनों का दीवाना। इंजन की आवाज सुनकर बता देता था कि खराबी कहां है। सुधीर का सिर चकरा गया।
ये तो वही था जो वो खुद करता था। कैप्टन साहब, उसकी आवाज धीमी हो गई। वो अब कहाँ है? कैप्टन ने खिड़की से बाहर देखा। समंदर अंधेरे में डूब रहा था। 5 साल पहले एक भयानक तूफान में वो समंदर में गिर गया। हम उसे बचा नहीं पाए। सुधीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें उभरी। तेज हवा, लोगों की चीखें और कोई अभय चिल्ला रहा था। सुधीर लड़खड़ा गया। क्या हुआ बेटा? कैप्टन ने उसे संभाला। कैप्टन साहब, सुधीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। ये मुझे आज जहाज में मिली। कैप्टन ने फोटो देखी। उनके हाथ कांपने लगे। ये तो अभय की तस्वीर है। उनकी आवाज टूट गई। ये तो मैं कहाँ मिली? नीचे डेक में। सुधीर की आंखों में आंसू थे। कैप्टन साहब, मैं कौन हूं? कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल बाहर गरजता समंदर बोल रहा था। कैप्टन सोहन सिंह ने सुधीर को गौर से देखा। अब शक नहीं, डर था। बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, तुझे अपना बचपन कुछ याद है? नहीं, बस 5 साल पहले मैं अस्पताल में होश में आया था। डॉक्टर बोले याददाश्त चली गई है। कैप्टन की सांस अटक गई। कौन सा अस्पताल? KEM। ये सुनते ही कैप्टन की आंखें फैल गईं। वही अस्पताल जहां तूफान के बाद बचे लोगों को लाया गया था। बाहर अचानक बिजली कड़की। पूरा जहाज हिल गया। कैप्टन ने मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या सच में? और उसी पल इंजन रूम से तेज अलार्म बजोगा। कैप्टन साहब, रेडियो पर आवाज गूंजी, इंजन में गड़बड़ी है। कैप्टन और सुधीर एक दूसरे को देख रहे थे। समंदर फिर से गुस्सा हो रहा था और शायद अब सच भी सामने आने वाला था। इंजन रूम से बजता अलार्म पूरे जहाज के सीने को चीरता हुआ ऊपर तक आ गया। लाल लाइटें जल उठीं। समंदर की गरज और मशीनों की चीख दोनों मिलकर डर पैदा कर रही थीं। कैप्टन साहब, तुरंत नीचे आइए। रेडियो पर चीफ इंजीनियर राजेश वर्मा की घबराई हुई आवाज गूंजी। कैप्टन सोहन सिंह बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे सुधीर भी दौड़ पड़ा। तो यहीं रुक बेटा, इंजन रूम खतरनाक जगह है, कैप्टन ने सख्ती से कहा। लेकिन सुधीर के कदम अपने आप नहीं रुके। उसके कानों में इंजन की आवाज पड़ते ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक कर गया। कैप्टन साहब, उसने अचानक कहा, नंबर 2 इंजन की आवाज गलत है। कैप्टन चौंक गए। तूने क्या कहा? उसकी धड़कन असमान है, जैसे मेन बियरिंग ढीली हो गई हो। कैप्टन कुछ बोल पाते उससे पहले ही वे इंजन रूम में पहुंच चुके थे। इंजन रूम गर्मी और शोर से भरा था। 4 विशाल डीजल इंजन अपनी पूरी ताकत से चल रहे थे। राजेश वर्मा पसीने में भीगे खड़े थे। सर, नंबर 2 इंजन ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। तभी उनकी नजर सुधीर पर पड़ी। अरे, ये बच्चा यहां क्या कर रहा है? राजेश झुंझलाए। कैप्टन बोले, राजेश, ये कह रहा है कि इंजन में मेन बेयरिंग की दिक्कत है। राजेश हंस पड़ा। सर, ये तो बच्चा है, हम लोग 20 साल से इंजन देख रहे हैं। सुधीर चुपचाप इंजन के पास चला गया। उसने आंखें बंद की और ध्यान से आवाज सुनी। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता आ गई। ये समस्या आज की नहीं है, उसने धीमे लेकिन भरोसे से कहा। कम से कम 3-4 दिन पुरानी है। राजेश का माथा ठनका। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि अगर ये आज की होती तो आवाज तेज और झटकेदार होती। ये अभी दबकर बोल रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश ने मन मसोस कर इंजन का कवर खोला। अगले ही पल उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। सर, उसकी आवाज कांप गई। मेन बेयरिंग सच में लूज है। कैप्टन की आंखें सुधीर पर टिक गईं। अब यह महज संयोग नहीं था। बेटा, कैप्टन ने धीरे से पूछा, तुझे इंजन के बारे में इतना कैसे पता है? सुधीर खुद भी हैरान था। मुझे नहीं पता कैप्टन साहब, बस लगता है जैसे मैं इन्हें बचपन से जानता हूं। उसने आगे बढ़कर इंजन के प्लेट पर हाथ फेरा। ये इंजन चौधरी शिपयार्ड में बना है, 1998 मॉडल। राजेश के हाथ से औजार गिर पड़ा। ये जानकारी तो सिर्फ कंपनी रिकॉर्ड में है। कैप्टन के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसी बीच जहाज जोर से हिला। बाहर लहरें और ऊंची हो चुकी थीं। रेडियो फिर चीखा, सर, मौसम और बिगड़ रहा है। सुधीर ने घबराकर नहीं बल्कि अजीब आत्मविश्वास से कहा, अगर अभी इंजन ने साथ नहीं दिया तो ये जहाज तूफान में फंस जाएगा। कैप्टन और राजेश एक दूसरे को देखने लगे। ये बच्चा सिर्फ इंजन की आवाज नहीं सुन रहा था, वो आने वाले खतरे को महसूस कर रहा था। कैप्टन ने फैसला कर लिया। राजेश, उन्होंने गहरी सांस ली। इसे मत रोको। राजेश ने सिर हिलाया। सुधीर के चेहरे पर हल्की सी गंभीर मुस्कान आई, जैसे
वो अपनी असली दुनिया में लौट आया हो, और बाहर समंदर और भी ज्यादा गुस्से में था। अचानक पूरा जहाज जोर से झटका खा गया। लाइटें एक पल के लिए बुझीं और फिर इमरजेंसी लाइट जल उठी। कैप्टन साहब, रेडियो पर राजेश की घबराई आवाज गूंजी। नंबर 2 इंजन डाउन हो गया है और नंबर 3 भी ओवरहीट दिखा रहा है। कैप्टन सोहन सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। 2 इंजन अगर एक साथ फेल हो गए तो इस तूफान में जहाज को संभालना नामुमकिन था। ऊपर डेक पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बच्चे रोने लगे, महिलाएं भगवान का नाम लेने लगीं। हर तरफ डर ही डर था। सर, अब क्या होगा? एक जूनियर ऑफिसर ने कांपती आवाज में पूछा। कैप्टन ने जवाब नहीं दिया। उनकी नज़र बस इंजन रूम की तरफ थी। इंजन रूम में हालात और भी खराब थे। नंबर 2 इंजन बंद पड़ा था और नंबर 3 से अजीब सी घुटी हुई आवाज आ रही थी। राजेश ने पसीना पहुंचते हुए कहा, कैप्टन साहब, मेन बियरिंग पूरी तरह फेल हो गई है। इसे ठीक करने में घंटों लगेंगे। घंटे हमारे पास नहीं है। कैप्टन की आवाज सख्त थी। तूफान हमें निगल जाएगा। तभी सुधीर आगे बढ़ा। चाचा जी, उसने ध्यान से इंजन को देखा। मुझे लगता है ये बियरिंग फटी नहीं है। राजेश चौंक गया। क्या मतलब? ये ऑयल प्रेशर का मामला है, सुधीर बोला। धुआं इंजन से नहीं, ऑयल पाइप से आ रहा है। राजेश ने ध्यान से देखा। सच में एक छोटी सी पाइप जलकर काली हो चुकी थी। ये तो सच है। राजेश के चेहरे पर हैरानी साफ थी। कैप्टन ने सुधीर को देखा। क्या तू इसे ठीक कर सकता है? पूरा इंजन रूम शांत हो गया। सभी की नजर उस 10 साल के बच्चे पर थी। सुधीर ने बिना डरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जल्दी करनी होगी। ये बहुत खतरनाक है, राजेश बोला। अगर जरा भी गलती हुई, अगर नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, कैप्टन ने बीच में कहा। उन्होंने सुधीर के कंधे पर हाथ रखा। हमें तुम पर भरोसा है। सुधीर ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। उसने मेन सप्लाई बंद करवाई, फिर बिना घबराए जली हुई पाइप को निकाला। गर्म भाप उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वो रुका नहीं। स्पेयर बॉक्स, दाईं तरफ, तीसरा शेल्फ, सुधीर ने कहा। राजेश दौड़ कर गया। वही साइज की पाइप। इसे कैसे पता? वो बुदबुदाया। सिर्फ 20 मिनट में नई पाइप फिट हो चुकी थी। स्टार्ट करो, सुधीर ने कहा। राजेश ने स्विच घुमाया। एक पल की खामोशी, फिर इंजन की भारी स्थिर आवाज। नंबर 2 इंजन फिर से जिंदा हो चुका था। इंजन रूम में राहत की सांस गूंजी, लेकिन तभी नंबर 3 इंजन से तेज आवाज आई। अब ये, राजेश लगभग टूट गया। सुधीर तुरंत बोला, कूलिंग सिस्टम में रुकावट है, इनलेट वॉल्व चेक करो। वॉल्व खोला गया। समुद्री घास और प्लास्टिक का ढेर बाहर निकला। साफ होते ही इंजन की आवाज सामान्य हो गई। दोनों इंजन चल पड़े। कैप्टन सोहन सिंह की आंखों नमी आ गई। तूने आज सैकड़ों लोगों की जान बचा ली है बेटा। सुधीर कुछ नहीं बोला। वो बस इंजन की आवाज सुन रहा था, जैसे ये उसकी अपनी धड़कन हो। और उसी पल कैप्टन को यकीन हो गया, ये बच्चा कोई और नहीं, अभय ही है। तूफान अब भी पूरी ताकत से दहाड़ रहा था, लेकिन समुद्र रानी फिर से संतुलन में आ चुकी थी। इंजन की स्थिर आवाज पूरे जहाज के लिए किसी प्रार्थना से कम नहीं थी। यात्री अब भी डरे हुए थे, लेकिन डर में राहत की एक हल्की सी सांस खुल चुकी थी। इंजन रूम के बाहर कैप्टन सोहन सिंह चुपचाप खड़े थे। उनकी नजर सुधीर पर टिकी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही आत्मविश्वास। अब और छुपाना पाप होगा। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया। कैप्टन ने सुधीर को अपने केबिन में बुलाया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बेटा, कैप्टन की आवाज भारी थी। तुझे सच जानने का हक है। सुधीर का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसा सच कैप्टन साहब? कैप्टन कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तू जो सुधीर चौधरी है वो तेरा असली नाम नहीं है। सुधीर सन्न रह गया। तो मेरा नाम? कैप्टन ने उसकी आंखों में देखा। तेरा असली नाम अभय चौधरी है। कमरे में जैसे हवा रुक गई। नहीं नहीं, सुधीर का सिर घूमने लगा। ये कैसे हो सकता है? 5 साल पहले कैप्टन ने गहरी सांस ली। एक तूफान में एक बच्चा समुद्र में गिर गया था। हम सब ने उसे खोया समझ लिया, लेकिन आज वही बच्चा हमारे सामने खड़ा है। सुधीर की आंखों के सामने यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक बड़ा जहाज, एक आदमी जो उसे कंधे पर बैठाता था, और एक औरत जो प्यार से कहती थी, अभय बेटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरे पापा? उसकी आवाज टूट गई। जिंदा है, कैप्टन ने कहा, और पिछले 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन बिना देर किए रेडियो की तरफ बढ़े। मुंबई पोर्ट, ये कैप्टन सोहन सिंह बोल रहा हूं। दिलीप चौधरी साहब से तुरंत बात कराइए। रेडियो पर कुछ सेकंड की खामोशी,
फिर कांपती आवाज आई, सोहन बोलो। कैप्टन ने एक पल सुधीर को देखा, फिर बोले, दिलीप, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा बेटा जिंदा है। रेडियो के उस पार सन्नाटा छा गया। क्या बकवास कर रहा है तू? दिलीप की आवाज कांप रही थी। 5 साल हो गए सोहन। मैं मजाक नहीं कर रहा, कैप्टन ने भारी स्वर में कहा। वो बच्चा हमारे जहाज पर है, वही आंखें, वही हुनर, और आज उसी ने हमारे इंजन ठीक किए हैं। रेडियो से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। सोहन, दिलीप की आवाज भर आई, अगर तू गलत निकला तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, कैप्टन ने कहा। लेकिन अगर मैं सही हूं तो तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। कैप्टन ने माइक सुधीर की तरफ बढ़ाया। बोलो अपने पापा से। सुधीर के हाथ कांप रहे थे। पापा? मैं उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं अभय हूं। रेडियो के उस पार दिलीप चौधरी रो पड़े। अभय, मेरा बेटा। पूरे जहाज पर खामोशी छा गई थी और उसी पल समंदर धीरे धीरे शांत होने लगा। रेडियो पर दिलीप चौधरी की रुलाई अभी थमी भी नहीं थी कि कैप्टन सोहन सिंह ने माइक अलग रख दिया। सुधीर नहीं, अभय चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई खोई हुई चीज आखिरकार मिल गई हो। कैप्टन साहब, अभय ने धीमे से पूछा, मम्मी कैसी हैं? कैप्टन का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, तेरी मम्मी बहुत बीमार है, तेरी याद में टूट सी गई हैं। ये सुनते ही अभय का दिल कसकर रह गया। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मुझे उनसे मिलना है। उसकी आवाज भीग गई। मैं घर जाना चाहता हूं। कैप्टन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम गोवा नहीं जा रहे, हम सीधे मुंबई लौट रहे हैं। इधर मुंबई में दिलीप चौधरी लगभग दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। सुनीता चौधरी बेड पर लेटी थीं, कमजोर शरीर, बुझी हुई आंखें। दिलीप ने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ा। हमारा बेटा, हमारा अभय जिंदा है। सुनीता ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। दिलीप, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, मैं रोज सपने में उसे देखती हूं। ये सपना नहीं है। दिलीप की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लौट रहा है, अभी। सुनीता की आंखों में अचानक चमक आ गई। सच? उनकी सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर ने तुरंत दवाइयां बदलीं। कमरे में एक अजीब सी उम्मीद भर गई। समंदर अब शांत हो चुका था। समुद्र रानी पूरे सम्मान और स्थिरता के साथ मुंबई की ओर बढ़ रही थी। यात्री आपस में फुसफुसा रहे थे। वही बच्चा था, उसी ने सबकी जान बचाई। कुछ लोग अभय को दूर से हाथ जोड़कर देख रहे थे। कैप्टन ने घोषणा की, तकनीकी समस्या पूरी तरह ठीक हो चुकी है, हम सुरक्षित मुंबई पहुंच रहे हैं। पूरे जहाज में तालियां गूंज उठीं। अभय डेक पर खड़ा होकर दूर क्षितिज को देख रहा था। हर लहर के साथ उसे लगता वो अपने घर के और करीब आ रहा है। 3 घंटे बाद मुंबई का बंदरगाह दिखने लगा। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। कैप्टन साहब, उसने घबराकर कहा, अगर पाता ने मुझे पहचाना नहीं तो? कैप्टन मुस्कुराए। बेटा, बाप अपने बच्चे को आंखों से नहीं, दिल से पहचानता है। बंदरगाह पर भीड़ जमा हो चुकी थी। दिलीप चौधरी बार बार समंदर की तरफ देख रहे थे। हर आती लहर से उनका दिल उछल जाता। और फिर सीटी बजी। समुद्र रानी धीरे धीरे अपनी जगह पर आ लगी। जैसे ही गैंगवे नीचे उतरा, एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा। उसकी नजर सीधे दिलीप चौधरी पर पड़ी। पापा! दिलीप चौधरी की सांस अटक गई। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अभय? वे रोते हुए आगे बढ़े। अगले ही पल 5 साल का इंतजार एक गले में सिमट गया। बंदरगाह पर हर किसी की आंखें नम थीं। जिस बच्चे को लोग रोज छोटा कबाड़ी कहकर बुलाते थे, आज वही बच्चा एक टूटे हुए परिवार की सांस बन गया था। दिलीप चौधरी ने अभय को खुद से अलग किया। दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। तू सच में मेरा बेटा है? उनकी आवाज कांप रही थी। अभय रोते हुए बोला, पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। उस पल दिलीप चौधरी के लिए न जहाज मायने रखते थे, न पैसा, बस उनका बेटा। अचानक भीड़ को चीरती हुई एक एम्बुलेंस रुकी। सायरन की आवाज ने सबको चौंका दिया। मम्मी? अभय ने बेचैनी से पूछा। दिलीप ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मम्मी भी आ गई हैं। स्ट्रेचर पर लेटी सुनीता चौधरी को जैसे ही बाहर लाया गया, अभय दौड़ पड़ा। मम्मी! सुनीता की कमजोर आंखें खुलीं। उन्होंने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। अभय? उनकी आवाज मुश्किल से निकली। अभय ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ मम्मी,
मैं आ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। 5 साल का दर्द उस एक पल में बह गया। मेरा बच्चा। उन्होंने अभय को सीने से लगा लिया। डॉक्टर हैरान थे। जिस महिला को चलने की भी ताकत नहीं थी, वो आज अपने बेटे के लिए उठ बैठी थी। चारों तरफ कैमरे आ चुके थे। मीडिया वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये वही बच्चा है जिसने जहाज ठीक किया? क्या सच में यही अभय चौधरी है? दिलीप चौधरी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। आज कोई सवाल नहीं। उनकी आवाज भर आई। आज सिर्फ मेरा परिवार है। कैप्टन सोहन सिंह चुपचाप खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में भी नमी थी। सोहन, दिलीप ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। तूने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। नहीं दिलीप, कैप्टन ने कहा, यह समुद्र का फैसला था। घर की तरफ जाती गाड़ी में अभय खिड़की से बाहर देख रहा था। पापा, उसने अचानक कहा, मुझे वो बच्चे याद आ रहे हैं जो बंदरगाह पर मेरे साथ काम करते थे। दिलीप चौधरी ने उसकी तरफ देखा। क्या करना चाहता है तू? अभय की आंखों में चमक थी। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। कोई और बच्चा ऐसे हालात में ना जिए। दिलीप चौधरी मुस्करा दिए। उनका बेटा सिर्फ जिंदा नहीं लौटा था, वो समझदार होकर लौटा था। उस रात अपने पुराने कमरे में अभय झूले के पास खड़ा था। वही झूला, वही कमरा, लेकिन वो बच्चा बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, धन्यवाद समंदर, मुझे मेरे घर तक वापस लाने के लिए। और दूर कहीं लहरें धीमी आवाज में जैसे जवाब दे रही थीं। सुबह की पहली धूप जब चौधरी हवेली के आंगन में उतरी तो अभय झूले पर बैठा आसमान को देख रहा था। कल तक जो बच्चा बंदरगाह पर बोतलें बीनता था, आज उसके पास सब कुछ था, माँ बाप, घर और पहचान। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। सुनीता चौधरी उसके पास आकर बैठ गईं। क्या सोच रहा है मेरा राजा? अभय ने मुस्कुराने की कोशिश की। मम्मी, सब कुछ मिल गया। पर जो बच्चे मेरे साथ रहते थे वे अब भी वही हैं। सुनीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इसलिए तो भगवान ने तुम्हें वापस भेजा है बेटा। दिलीप चौधरी ने उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया मौजूद था। ये सिर्फ मेरे बेटे की वापसी की कहानी नहीं है, दिलीप की आवाज गूंज रही थी। ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां बच्चों को मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। उन्होंने ऐलान किया अभय फाउंडेशन का, जहां बंदरगाह और सड़क पर काम करने वाले बच्चों को पढ़ाई, खाना और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। कैमरों के सामने अभय ने माइक थामा। मैं सुधीर भी रहा हूं, उसकी आवाज में सच्चाई थी। और अभय भी। मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा अपनी पहचान खोए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद अभय पहली बार स्कूल गया। नई यूनिफॉर्म, नया बैग, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। टीचर ने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अभय ने बिना सोचे कहा, इंजीनियर, जो ऐसे जहाज बनाए जो कभी किसी बच्चे को समंदर में ना खोए। टीचर की आंखें भर आईं। एक शाम अभय अकेला समुद्र किनारे खड़ा था। लहरें शांत थीं, जैसे अब उन्हें कुछ साबित नहीं करना था। कैप्टन सोहन सिंह उसके पास आए। डर लगता है अब भी? उन्होंने पूछा। अभय ने सिर हिलाया। नहीं, अब समंदर से डर नहीं लगता। वो तो मुझे घर वापस लाया। कैप्टन मुस्कुराए। तो सच में चौधरी खानदान का बेटा है। दूर बंदरगाह पर वही बच्चे खड़े थे जो कभी सुधीर के दोस्त थे। अभय उनके पास गया। अब मैं सुधीर नहीं हूं, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन दोस्ती वही रहेगी। उन बच्चों की आंखों में उम्मीद थी, पहली बार। उस रात अभय ने अपने कमरे की लाइट बंद की। दीवार पर जहाज की तस्वीर टंगी थी। उसने धीमे से कहा, जो मुझे नकारा समझते थे, आज वही मेरी कहानी सुन रहे हैं। समंदर की तरफ से हल्की हवा आई, मानो आशीर्वाद दे रही हो। एक बच्चा जो खो गया था, आज हजारों बच्चों का सहारा बन चुका था। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए और दंगल स्टोरी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।